Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello everyone and welcome to the class. So today we are going to discuss the ST number 32 of state. यानी कि यूपी में जो स्टेट की एसटी है उसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फटाफट से सभी लोग ज्वाइन हो जाएं जिन जिन एस्पायरेंट्स ने ये एसटी दे चुके हैं, और जो जो नहीं दे पाए हैं किसी वजह से तो वो उसको एक बार एनालाइज कर लें। यानी कि जो लोग दे चुके हैं उसको उनको भी एनालाइज करना जरूरी है। देखो, कोई भी स्पीड टेस्ट देने के बाद उसका एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी है कि इसमें क्या अप्रोच लगा है, क्या मेथड लगा है, क्या कंसेप्ट है। ये सारी चीजें जब हम जान जाते हैं तो वो कंसेप्ट एक्चुअली हमारे दिमाग में बैठ जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। एज यू कैन सी, जो पहला क्वेश्चन है आपका स्टेट एसटी में, दैट इज यू हैव टू सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। मतलब जो आपको ये वर्ड दिया हुआ है, आपको ये जो वर्ड दिया हुआ है इसका आपको क्या बताना है? सिनोनिम, यानी कि सेम मीनिंग इसका क्या होगा। फैसिलिटी, अगर मैं आपको बताऊं तो फैसिलिटी मतलब क्या होता है? जो एमिनिटीज होती हैं, यानी कि एक नेचुरल एबिलिटी होती है समथिंग टू डू और लर्न समथिंग वेल एंड इजीली। आप एक कह सकते हैं ना, एक अच्छे से आप चीजों को क्या कर सकते हैं? लर्न कर सकते हैं, है ना। फैसिलिटी है आपकी कहीं ना कहीं ये किस चीज की बात करता है? हैप्पीनेस की, फिटिंग की, स्किल की या लक की। तो अगर आप यहां देखोगे तो हैप्पीनेस तो खुशी से एकदम अलग हो जाएगा। फिटिंग, भाई कोई चीज फिटिंग की अगर हम बात करें तो मतलब जो सुटेबल हो, इसका मतलब क्या होता है? कोई चीज जो क्या हो? सुटेबल हो, है ना। कोई चीज सुटेबल हो, फिटिंग का मतलब हो गया सुटेबल। अगर हम लक की बात करें तो सक्सेस और गुड थिंग्स टू कम, है ना। जो गुड थिंग्स दैट हैपन इन फ्यूचर, हो सकता है बाय चॉइस आपका कुछ अच्छा होने वाला हो, तो बाय लक हम बोलते नहीं है, तो वो हो गया। तो यहाँ पे बचा क्या? यहाँ पे बचा सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी। तो मार्क क्या कर देंगे अपना आंसर? हमारा आंसर जो करेक्टली यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फैसिलिटी का सिनोनिम। फैसिलिटी का सिनोनिम, क्योंकि फैसिलिटी का मतलब क्या होता है? इट इज अ नेचुरल एबिलिटी टू डू और लर्न समथिंग वेल एंड इजीली, और इसको हम स्किल भी बोलते हैं। क्लियर एवरीबॉडी? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब आपको सिनोनिम बताना है किनशिप का। किनशिप का सिनोनिम क्या होगा? किनशिप का आपको क्या बताना है? सिनोनिम बताना है। देखो, शिप अगर लिख करके आया है, शिप का मतलब क्या होता है? आप अगर से अब पार्टनरशिप से भी रिलेटेड कर सकते हो, चाहे आपके जो ऑप्शंस दिए हैं वो कुछ इससे ही रिलेटेड दिए भी हैं। व्यूअरशिप, पार्टनरशिप, रिलेशनशिप, उसके बाद दिया है इनकम्पैटिबिलिटी। नाउ सो जब किनशिप की बात आती है ना, आप जब किसी से बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं ना, व्हेन यू आर क्लोज टू समबडी, है ना, तो आप उसे हम बोलते हैं क्या? किनशिप। आप किसी से बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं तो सिमिलरली बिहेव करते हैं, सिमिलर एटीट्यूड होता है, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? किनशिप, है ना। और अगर हम बोले यहाँ पे व्यूअरशिप की बात करते हैं, तो जब व्यूअरशिप की बात आती है इसका मतलब होता है नंबर और टाइप ऑफ पीपल, है ना। क्या होता है? नंबर और टाइप ऑफ पीपल हु वॉच अ पर्टिकुलर टेलीविजन प्रोग्राम, है ना। पर्टिकुलर टेलीविजन प्रोग्राम जो देखते हैं उनके लिए हम यूज कर सकते हैं व्यूअरशिप, है ना। व्यूअरशिप की अगर हम बात करते हैं, है ना, नंबर ऑफ पीपल, है ना, जो नंबर ऑफ पीपल होते हैं वो क्या करते हैं, और टाइप ऑफ पीपल हु वॉच अ पर्टिकुलर टेलीविजन प्रोग्राम, है ना। जो टेलीविजन प्रोग्राम, पर्टिकुलर टेलीविजन प्रोग्राम देखते हैं, दैट इज व्यूअरशिप। अब हम बात करें अगर पार्टनरशिप की, तो पार्टनरशिप क्या होता है? साझेदारी, है ना। आप साझेदारी अगर हिंदी में बोले तो क्या होता है? साझेदारी, यानी कि बीइंग पार्टनर इन बिजनेस। पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? पार्टनर इन बिजनेस। और रिलेशनशिप क्या होता है? रिलेशनशिप तो भाई बताने की जरूरत ही नहीं है, रिलेशनशिप तो सभी को पता है कि रिलेशनशिप क्या होता है। किनशिप को ही बोलते हैं व्हेन यू आर क्लोज टू समबडी। तो आपका करेक्ट सिनोनिम अगर हम कहें तो यही आपका आंसर हो जाएगा। और इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब होता है द स्टेट ऑफ नॉट बीइंग, आप जहां पे एबल टू एग्जिस्ट और वर्क, जहां पे आपकी कंपैटिबिलिटी, यानी कि आप कह सकते हैं आप लोगों के विचार नहीं मिल रहे हैं, आपके ओपिनियन नहीं मिल रहे हैं, आपके थॉट्स नहीं मिल रहे हैं, तो वो होता है इनकम्पैटिबल। ठीक है, तो यहां पे किनशिप आपको समझ में आ गया। तो करेक्ट सिनोनिम इसका क्या हो जाएगा? रिलेशनशिप। तो आंसर मार्क कर देंगे हम रिलेशनशिप एज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 43। अब इसमें देखो क्या करना है।
You have to select the option that can be used as a one word substitute for the given group of words. आपको यहाँ पे एक सेंटेंस दिया हुआ है given group of words जिसे हम बोलते हैं, इसका one word बताना है. तो बेसिकली आपका किससे रिलेटेड है? one word substitution से. So a change which is the result of an act or some cause. एक ऐसा बदलाव जिसका कुछ जो रिजल्ट है या जो रिजल्ट है वो किसी कॉज का, एक कहते हैं ना किसी कारण की वजह से आया हो. तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अगर मैं आपसे पूछूं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक प्रभाव होता है ना किसी चीज का, किसी बदलाव की वजह से किसी चीज का किसी पर प्रभाव पड़ना. ठीक है, तो एक चीज ये मैं बता दूं, ये जो ई और ये ए है, एफेक्ट और इफेक्ट. इफेक्ट इज द एंड रिजल्ट और ये एक्शन रिजल्ट, मतलब एक्शन के टाइम पे जो रिजल्ट आता है उससे रिलेटेड होता है. ठीक है, यानी कि इट इज अ चेंज दैट इज कॉज्ड बाय समथिंग. इफेक्ट जो होता है वो क्या होता है? एक ऐसा चेंज कॉज्ड बाय समथिंग. और अगर हम एडिक्शन की बात करते हैं, जब हम एडिक्शन की बात करते हैं मींस यू नो, आप देखो पहली बात तो एड लिखा हुआ है. एड मतलब क्या होता है? जोड़ना, है ना. तो एडिशन, तो एडिक्शन नहीं, एडिशन. एडिशन मतलब तो आप सभी को पता होगा कि टू एड टू और मोर नंबर्स और समथिंग. ठीक है, एडिशन हो गया. और जब हम इफेक्ट की बात करेंगे, इट मींस यू आर मेकिंग समबडी और समथिंग चेंज इन अ पर्टिकुलर वे. एक आप पर्टिकुलर वे में, है ना, किसी चीज को आप क्या कर रहे हो? पर्टिकुलर वे में चेंज कर रहे हो. मेक समबडी और समथिंग चेंज इन अ पर्टिकुलर वे, है ना. और उसके बाद प्रोडक्ट तो देखो बताने की जरूरत ही नहीं, दैट इज मेड इन अ फैक्ट्री. प्रोडक्ट मतलब जो फैक्ट्री वगैरह में बनाया जाता है उसे हम बोलते हैं. तो जो चेंज है विच इज द रिजल्ट ऑफ एन एक्ट, मतलब वो जो बदलाव हुआ है वो किसी चीज का रिजल्ट है, कोई एक्ट या किसी कॉज का. तो वो तो आपको यहीं से मिल रहा है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी अगेन. तो यहाँ पे सी इफेक्ट मींस अ चेंज दैट इज कॉज्ड बाय समथिंग. तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी एज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44. अब यहां पे क्या बोला गया? ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है. ये भी क्या है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है. नॉट टू पे अटेंशन टू समवन और समथिंग. जब आप किसी चीज, जैसे मान लो अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ और आपका ध्यान इधर उधर है, तो आप क्या कर रहे हो? इग्नोर कर रहे हो, अट्रैक्ट कर रहे हो, रेबेल कर रहे हो या आर्ग्यू कर रहे हो. तो ऑब्वियस सी बात है, जब वी आर नॉट पेइंग अटेंशन टू एनीथिंग और समथिंग और टू समवन, तो हम क्या करते हैं? उसको इग्नोर करते हैं. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1. और जब अट्रैक्ट की बात आती है, अट्रैक्ट मतलब किसी को प्रभावित करना, इट मींस आप क्या कर रहे हो? उसको अट्रैक्ट करने का मतलब है होता है टू कॉज समवन और समबडी, है, और समथिंग टू गो टू समथिंग और गिव अटेंशन टू समथिंग. मतलब जब आप किसी को बहुत ज्यादा अटेंशन देने लगते हो तो वो होता है अट्रैक्ट. और रेबल क्या होता है? फाइट अगेंस्ट यू नो अथॉरिटी, सोसाइटी. रेबल का मतलब क्या होता है? जब आप किसी के अगेंस्ट लड़ाई करते हो. फाइट अगेंस्ट सोसाइटी और एसेट्रा, है ना. तो वो होता है रेबल. आर्ग्यू मतलब किसी से बहस करना, है ना. आर्ग्यू मतलब क्या होता है? किसी से बहस करना. आर्ग्यू मतलब हम किसी से क्या कहते हैं? मतलब कोई चीज व्हेन यू से एंग्रीली टू समवन, है ना, एक हीटेड आर्ग्यूमेंट हो जाती है, तो वो होता है. तो यहां पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इग्नोर. नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 45. अगेन ये आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है. द आर्ट ऑफ इफेक्टिव स्पीकिंग. जो बहुत अच्छे से जब आप बोल लेते हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? इफेक्टिव स्पीकिंग हम किसे बोलते हैं? एक्सटेम्पोर, एलोकेशन, इम्प्रॉम्प्टू या एलोक्यूशन. अगर हम देखें यहाँ पे, जो एक आर्ट होती है, कला होती है जिससे आप बहुत बेहतर स्पीकिंग आपकी होती है, तो उसे हम बोलते हैं एलोक्यूशन. क्या बोलते हैं? एलोक्यूशन. तो हमारा आंसर यहाँ पे डी है. लेकिन बाकियों का मतलब भी तो पता होना चाहिए, बाकियों का मतलब भी पता होना चाहिए. तो चलो भाई देख लेते हैं. अगर हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं एक्सटेम्पोर, और ये एक आपका एलोकेटिंग, एलोकेशन, और तीसरा है आपका इम्प्रॉम्प्टू. देखो ये मीनिंग आप वैसे जानते हैं. एक्सटेम्पोर का मतलब होता है कोई चीज दैट इज स्पोकन, डन और रिटन विदाउट एनी प्रायर प्रिपरेशन, है ना.
किसी प्रायर, बिना किसी प्रायर आपके प्रिपरेशन के। तो स्पोकन, रिटन और डन विदाउट प्रायर प्रिपरेशन, है ना। आपने पहले से आप उस चीज के लिए क्या है, तैयार नहीं थे और आपको वो काम करना पड़ा, तो दैट इज एक्सटेम्पोर। अगर हम यहाँ पे एलोकेशन की बात करते हैं तो एलोकेशन मतलब होता है दिस इज द एक्ट और प्रोसेस ऑफ गिविंग आउट पार्ट ऑफ अ होल, है ना। यानी कहने का मतलब है कि किसी चीज को एलोकेट करना, है ना। आप किसी को एक एलोकेट करते हो, जैसे ड्यूटीज एलोकेट कर दिया, तो वो होता है आपका एलोकेशन। जब हम इम्प्रॉम्प्टू की बात करते हैं, ये बहुत कॉमन है, दैट इज इससे भी हम ये कह सकते हैं कि विदाउट बीइंग प्रिपेयर्ड। बेसिकली ये भी इसका सिनोनिम ही हो सकता है, तो हम इसको हम बोल सकते हैं विदाउट बीइंग प्रिपेयर्ड, ठीक है, बिना प्रिपरेशन के। और यहां पे क्या है, गिविंग आउट। आप क्या करते हो, यू आर गिविंग आउट एज अ पार्ट ऑफ अ होल, है ना, पार्ट ऑफ अ होल, है ना। तो ये आपका आंसर हो गया। तो यहां पे अगर हम देखेंगे तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, एलोक्यूशन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो। अब यहां पे आपको क्या बोला गया है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। मतलब ये जो सेंटेंस है, ये जो सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें कुछ पार्ट को अंडरलाइन कर दिया गया है, ठीक है। आपको क्या करना है, इसको इंप्रूव करना है, बट इफ इंप्रूवमेंट इज नीडेड। और अगर कोई इंप्रूवमेंट की नीड नहीं है तो आप क्या मार्क करोगे, नो इंप्रूवमेंट नीडेड। चलिए देखते हैं। शी जस्ट कंप्लीटेड द वर्क बिफोर हर फ्रेंड केम। मतलब उसके फ्रेंड के आने से पहले उसने अपना काम खत्म कर लिया था। अगर आप इसमें टेंस देखेंगे तो कौन सा टेंस आएगा, अगर हम बिफोर और आफ्टर की बात करें, अगर हम किसकी बात करें, बिफोर और आफ्टर की बात करते हैं, तो इन दैट केस, यानी कि दो केसेस हो गए ना यहाँ पे, व्हेन टू एक्शंस टेक प्लेस फॉर ईच अदर, है ना। आप एक के बाद एक काम हो रहा है, मतलब उसका फ्रेंड भी आ रहा है और उसने काम भी खत्म किया है ना, दो टास्क परफॉर्म हो रहे हैं। तो हमेशा आपका जो फर्स्ट वर्क होता है वो हमेशा परफेक्ट टेंस में लिखा जाता है। मतलब व्हेन इट कम्स टू बिफोर और आफ्टर, है ना, तो हमेशा वहां पे आप देखेंगे परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। परफेक्ट टेंस यानी कि पास्ट की बात हो रही है, बिफोर हर फ्रेंड केम, उसके फ्रेंड के आने से पहले, है ना। और सेकंड वन किस में लिखा जाएगा, ये आपका लिखा जाएगा इंडेफिनिट टेंस में। सेकंड वाला आप किसके, सेकंड क्लॉज जो होगा वो किस में लिखा जाएगा, आपका इंडेफिनिट टेंस में। ये आपके कंडीशनल सेंटेंस का रूल है। तो यहां पे अगर आप ऑप्शंस चेक करेंगे तो यहां लिखा है हैज जस्ट कंप्लीटेड, जस्ट हैज कंप्लीटेड या हैड जस्ट कंप्लीटेड। तो जब परफेक्ट टेंस है और यहां पे हम सेंटेंस देख रहे हैं बिफोर लगा हुआ है, उसके फ्रेंड के आने से पहले वो काम कर चुका है ऑलरेडी, यानी कि ये सेंटेंस किस में आया, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, हैड जस्ट कंप्लीटेड। तो यानी कि इंप्रूवमेंट की नीड थी, इसलिए हमने यहां पे हैड लगा दिया। शी हैड जस्ट कंप्लीटेड द वर्क बिफोर हर फ्रेंड केम। तो यहां पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आई होप यू गेट द कंसेप्ट, ठीक है। क्योंकि यहां पे क्या है, परफेक्ट टेंस है और पास्ट पास्ट को ही फॉलो करता है। कैसे पता चला ये पास्ट था, तो जब आप ये देखोगे ना केम लिखा हुआ है वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि ये पास्ट इंडेफिनिट में दिया है, तो ऑब्वियस सी बात है आपका जो दूसरा जो मेन क्लॉज है वो आपका पास्ट में ही जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। लिखा है द विंड, द स्ट्रॉन्ग विंड ऑलमोस्ट लिफ्टेड मी ऑफ माई फीट। जो इतनी तेज हवाएं चल रही थी, है ना, उसकी वजह से क्या हुआ, ऑफ माई फीट, है ना। एक ये क्या है, पहली बात तो ये समझो कि ये क्या है, ये एक फ्रेज है, यानी ये क्वेश्चन क्या है, ये फ्रेज रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है। ऑफ माई फीट का मतलब क्या होता है, मतलब आप अपने पैरों में ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, है ना। ऑफ माई फीट, यहां पे ऑफ माई फीट है अगर, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप अपने पैरों में ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। तो सो एज आप बोल सकते हो नो लॉन्गर स्टैंडिंग, है ना, सो एज टू बी नो लॉन्गर स्टैंडिंग।
इतनी तेज हवा चल रही थी कि पैरों पे ठीक से आपको खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा था। तो अगर ऐसे देखा जाए तो ये एकदम करेक्ट फ्रेज दिया हुआ है, यहाँ पे कोई भी एरर आपको नहीं दिखेगी, ये एकदम फ्रेज करेक्ट है। तो आंसर मार्क क्या कर देंगे, नो इंप्रूवमेंट इज नीडेड, है ना, सो एज टू बी नो लॉन्गर स्टैंडिंग, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स। एक सेंटेंस है जिसको 4 सेगमेंट में क्या कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है। आपको वो सेगमेंट चूज करना है जिसमें क्या है, परफेक्टली ग्रामेटिकल एरर है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि किसमें एरर है। क्या लिखा हुआ है, हैज द सिचुएशन बीन फेवरेबल, आई वुड हैव अटेंडेड द मैरिज। एक चीज देखो, सेंटेंस क्या है, कंडीशनल है। कैसे पता चला, आई वुड हैव, ये हमेशा आपका पास्ट टेंस में आ जाता है। आई वुड हैव अटेंडेड द मैरिज, वुड जो है वो आपका पास्ट में आता है। अगर आई वुड हैव आपका सेकंड क्लॉज पास्ट में है, तो यानी कि मेन क्लॉज भी आपका पास्ट टेंस में होना चाहिए था। तो हैज द सिचुएशन होगा या हैड द सिचुएशन होगा। अगर आप यहां पे कहो, जो एक काइंड ऑफ सेंटेंस जो थर्ड कंडीशन है, देखो मैं बता भी देती हूं, थर्ड कंडीशनल सेंटेंस जो होता है टाइप 3, जो थर्ड कंडीशनल सेंटेंस होता है उसका जो रूल होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, इफ अगर लगा है तो सब्जेक्ट प्लस हैड, है ना, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो इसके साथ आएगी ही आएगी, है ना, वर्ब की तो थर्ड फॉर्म होगी, और जो सेकंड क्लॉज होगा वो सिंपली क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव, है ना, वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आपका फॉलो करता है। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये रॉन्ग हो गया, यानी इसी पार्ट में एरर है, तो आंसर मार्क कर देंगे ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे हैज द सिचुएशन नहीं होगा, यहाँ पे होगा हैड द सिचुएशन। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, हैड द सिचुएशन से रिप्लेस कर देंगे हैज द सिचुएशन। तो आपकी एरर जो है वो किसमें है, पार्ट सी में है। ये कंडीशनल सेंटेंसेस आप लोग YouTube में जाकर के कंडीशनल सेंटेंसेस का प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा होगा इंग्लिश का, उसको आप जरूर जाकर के एक बार देखिएगा। 0 to 4 पूरे जितने भी कंडीशनल टाइप ऑफ सेंटेंसेस हैं सारे वहां पे पढ़ाए गए हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। अब यहां पे देखना आपको किस पार्ट में एरर है, फाइंड करिए। अब जैसे आप लिखा लाफिंग फॉर अबाउट 10 मिनट्स, मतलब 10 मिनट तक हंसते हंसते, कॉन्टिन्यूअस ईच डे इज सपोज टू बी गुड फॉर योर हेल्थ, मतलब लगातार अगर आप क्या कर रहे हो, आप हंस रहे हो, है ना। अब यहां पे लिखा है कॉन्टिन्यूअस ईच डे, तो क्या यहीं से एरर आपको नहीं दिख रही है, क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि यहां पे एक एडवर्ब की नीड है कि लाफिंग फॉर अबाउट 10 मिनट्स कॉन्टिन्यूअसली ईच डे, है ना, हमें क्या है यहाँ पे ईच लिखा हुआ है। तो अगर हम देखें इन केस ऑफ इनडेफिनिट नंबर दैट इज ईच, एवरी, है ना, यहां पे अगर आप देखेंगे तो वी नीड टू यूज एन एडवर्ब। इनडेफिनिट नंबर है क्योंकि मैनर ऑफ लाफिंग है कि कैसे आप हंस रहे हो, कब तक, कैसे कैसे हंस रहे हो, कॉन्टिन्यूअसली, हर दिन, है ना। ईच डे का मतलब क्या हो गया कि आप कॉन्टिन्यूअसली, तो एडवर्ब यहाँ पे चाहिए होगा, एक मैनर है कि किस तरीके से हंस रहे हो, तो एडवर्ब ऑफ मैनर के अकॉर्डिंग हमें कहीं ना कहीं यहाँ पे एक एडवर्ब की ही नीड है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअसली ईच डे। तो यहां पे एरर किस में आ गई, डी पार्ट में आ गई। तो कॉन्टिन्यूअसली एवरी डे शुड बी यूज इंस्टेड ऑफ कॉन्टिन्यूअस ईच डे, क्योंकि कॉन्टिन्यूअसली के बाद हमें एक एडवर्ब चाहिए होगा जो कि है एवरी, है ना, हर दिन की बात करते हैं। ईच डे मतलब एक एक दिन की बात करेगा, एवरीडे भी एक एक दिन की बात करेगा, लेकिन यहाँ पे एक जो डेली हैबिचुअल हैबिट, एक जनरल सेंस में बात कर रहे हैं, तो यू कैन यूज एवरी ओवर हियर। ठीक है, तो वी नीड एन एवरी, वी नीड टू रिप्लेस दिस कॉन्टिन्यूअस विद कॉन्टिन्यूअसली विच इज एन एडवर्ब। तो यहाँ पे हम मार्क करेंगे ऑप्शन नंबर डी, जिस पार्ट में एरर है। हम बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या एरर है, द रोड वॉज ब्लॉक्ड सो वी हैड टू टर्न बैक एंड फाइंड अनदर वन रूट। एक बात बताओ, अनदर वन रूट, अनदर मतलब क्या होता है, दूसरा रास्ता, है ना। एक ईच अदर होता है, एक अनदर होता है, वन अनदर होता है, लेकिन जब हम अनदर वन लिखेंगे तो यहाँ पे रॉन्ग नहीं हो जाएगा, अनदर वन होगा या वन अनदर होगा, या वन होगा ही नहीं। चलिए चेक करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक इनडेफिनेट आर्टिकल की जब हम बात करते हैं ना, अब दूसरा रास्ता आपको पता ही नहीं है, या तो कुछ उसमें चॉइस दी होती कि जो रूट है वो आपका डिफाइंड है, लेकिन वो तो डिफाइंड नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो गया, रूट, ये क्या है, इनडेफिनेट है,
आपको नहीं पता है इस रूट के बारे में। सो द रोड वॉज ब्लॉक्ड, एक रूट जो थी वो कोई भी ब्लॉक थी। सो वी हैड टू टर्न बैक, हमें वापस जाना पड़ा एंड फाइंड अनदर रूट, क्योंकि ढूंढना है तो दूसरा रास्ता वो ढूंढेंगे। तो यहाँ पे 1 जो है वो सुपरफ्लुअस करेगा, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, जिस पार्ट में एरर है आपकी। तो यहां पे आप इसको रिप्लेस करेंगे फाइंड अनदर रूट। ठीक है, क्या करेंगे, यू हैव टू फाइंड अनदर रूट, क्योंकि अनदर मीन्स क्या होता है, वन मोर पर्सन और वन मोर थिंग और थिंग ऑफ द सेम काइंड, है ना। अनदर का मतलब यही होता है, वन क्या डिफाइन कर देता है, एक, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी एज द करेक्ट आंसर। आई होप ये सारे कंसेप्ट्स आपको काफी अच्छे लगे होंगे, और इसी तरीके से हर हफ्ते हम आपके लिए स्पीड टेस्ट का सॉल्यूशन लेकर के आते हैं। तो हमेशा जुड़े रहिएगा हमारे साथ ओनली ऑन मेहनताज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। टिल देन, थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an